नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा पंत शिक्षा शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप शिक्षक व्यवहार परिवर्तन तकनीक का अर्थ, उसके प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो आज के इस व्याख्यान के अध्ययन के पश्चात आप शिक्षक व्यवहार का अर्थ क्या होता है, शिक्षक व्यवहार परिवर्तन की तकनीक क्या होती हैं, शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण कौशलों के वर्गीकरण के विषय में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शिक्षक व्यवहार का अर्थ कि किसी टीचर का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, वो क्या होता है। तो शिक्षक व्यवहार का अर्थ है शिक्षक के द्वारा कक्षा में या बाहर छात्रों के साथ अपनाए जाने वाले व्यवहारिक तरीके, वो किस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार करता है, ठीक है, उसका तरीका क्या है, वो कैसे उनसे बात करता है, उनकी शिक्षक की शिक्षण शैली क्या है और उनके छात्रों के साथ संबंध क्या हैं, कक्षा के माहौल को प्रभावित किस प्रकार से करता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में या बाहर छात्रों के साथ अपनाए जाने वाले व्यवहारिक तरीके, यह व्यवहार शिक्षक की शिक्षण शैली, उनके छात्रों के साथ संबंध और कक्षा के माहौल को प्रभावित करता है। शिक्षक व्यवहार में बदलाव अर्थात शिक्षण के तरीकों में सुधार करना। तो शिक्षण व्यवहार क्या है कि जब वो पढ़ाता है या शिक्षक टीचिंग करता है तो उस समय वो अपने व्यवहार, उसका व्यवहार किस तरीके का होता है, उसकी शिक्षण शैली कैसी होती है, वो छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो ये सभी शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है संचार। शिक्षक का छात्रों के साथ संवाद करने का तरीका, कि किस तरीके से जो टीचर है वो अपने छात्रों के साथ संवाद करता है, उनके साथ बातचीत करता है, वो कैसा तरीका उसका है, कहीं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक तो नहीं है या वो पोलाइटली बात करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि वो किस तरीके से छात्रों के साथ संवाद करता है। दूसरा है सहानुभूति। शिक्षक की छात्रों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने की क्षमता, कि शिक्षक छात्रों के साथ उनकी भावनाओं को कैसे समझ सकता है, उनकी ज़रूरतों को समझने की उसकी क्षमता है, वो समझ पा रहा है यानी कि विद्यार्थी क्या चाह रहा है। तो ये सब सहानुभूति के अंतर्गत आता है। तीसरा है अनुशासन। शिक्षक का कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का तरीका कैसा है। चौथा है प्रेरणा। शिक्षक की छात्रों को प्रेरित और उत्साहित करने की क्षमता। पांचवा व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक का छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देने का तरीका कैसा है, वो इंडिविजुअली किसी भी छात्र के संग कैसे बिहेव करता है, वो कितना उन पर फोकस कर रहा है, कितना उन पर ध्यान दे रहा है, क्या वो हर स्टूडेंट पे अलग अलग ध्यान दे रहा है। तो ये सब व्यक्तिगत ध्यान के अंतर्गत आता है। शिक्षक व्यवहार का छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब पढ़ते थे तब भी कई शिक्षक ऐसे होते थे जो हमारी स्मृति में अभी भी हैं, कि उनका व्यवहार कैसा होता था, उनकी टीचिंग शैली कैसी होती थी। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम उस तरीके से पढ़ाएं, हम उनकी तरह अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अच्छा शिक्षक व्यवहार छात्रों को सीखने और विकसित होने में मदद करता है, जबकि एक खराब शिक्षक व्यवहार छात्रों के लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। तो अगर शिक्षक का व्यवहार ठीक नहीं होगा तो जो छात्र हैं वो उनसे सही चीज़ें नहीं सीखेंगे, जिसका कि नकारात्मक प्रभाव जो है वो विद्यार्थियों पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं शिक्षक व्यवहार कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य पर हम बात करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष व्यवहार या डायरेक्ट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार में शिक्षक सीधे और खुलकर अपने छात्रों के साथ व्यवहार करता है, अर्थात वो जो भी प्रत्यक्ष व्यवहार, जब कोई शिक्षक कक्षा में आता है तो उसके बाद उसका जो भी वो शिक्षण शैली अपनाता है, जो भी वो व्यवहार करता है, जो भी उसका बोलने का तरीका होता है, जो उसके खड़े होने का तरीका है, ये सब उसके प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। और वो क्या है कि सीधे अपनी जो भी बात होती है उनको खुल करके वो बच्चों के सामने रखता है। अप्रत्यक्ष व्यवहार या इनडायरेक्ट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के व्यवहार में शिक्षक अपने छात्रों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करता है, जैसे बच्चों को देखना, जैसे वो चलते चलते बच्चों पे ध्यान रखना, मुस्कुराकर उन्हें देखना, या उनकी गतिविधियों को देखकर या उनके प्रश्नों का उत्तर देख करके जो भी वो व्यवहार करता है उसे हम शिक्षक का अप्रत्यक्ष व्यवहार कहते हैं। अब तीसरा जो है वो है सामाजिक व्यवहार या सोशल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं।
इस प्रकार के व्यवहार में शिक्षक अपने छात्रों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है कि उसका छात्रों के साथ सोशल रिलेशन कैसा है, कि उनके साथ वो बातचीत कैसे करता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे शेयर करता है, उनको सुनता है, उनकी समस्याओं पे जो है निदान करता है। तो ये क्या आता है, सब सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करें शैक्षिक व्यवहार या एजुकेशनल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार में शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। जैसे कि जब वो क्लास में जाता है तो वो पाठ्यक्रम की योजना बनाता है, छात्रों का मूल्यांकन करता है, किस मेथड को यूज़ कर रहा है। तो ये सब जो है एजुकेशनल बिहेवियर या शैक्षिक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। फिर है व्यक्तिगत व्यवहार या पर्सनल बिहेवियर। तो इस प्रकार के व्यवहार में शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं को अपने छात्रों के साथ साझा करता है, जैसे कि उनकी रुचियां या उनके अनुभव। तो पर्सनल बिहेवियर में क्या करता है कि छात्रों के साथ इतना वो जुड़ जाता है कि उनके साथ अपनी जो कि मुझे ये अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, अपनी जो व्यक्तिगत जो उसका पर्सनल जो उसका बिहेवियर है उसको क्या करता है, साझा करता है। उसके बाद 6 है पेशेवर व्यवहार या प्रोफेशनल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार में शिक्षक अपने पेशे के नियमों और मानकों का पालन करता है। जब भी जो टीचिंग का जो प्रोफेशनल बिहेवियर उसका जिस भी प्रोफेशन में वो है, तो शिक्षक वहाँ पर जो भी मानदंड बनाए गए हैं उनका क्या करता है, पालन करता है। और जैसे छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सम्मानजनक व्यवहार करना, उनकी जो गोपनीयता है उसका सम्मान करना। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, पेशेवर व्यवहार के अंतर्गत आता है। इनके अलावा शिक्षक व्यवहार को हम और भी कई तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षक का पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक व्यवहार या नकारात्मक व्यवहार जिसे हम नेगेटिव बिहेवियर कहते हैं, सहयोगी व्यवहार, कोलैबोरेटिव बिहेवियर, प्रतिस्पर्धी व्यवहार, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। तो ये सब क्या है, शिक्षक के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षक व्यवहार एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है और इसके विभिन्न प्रकारों को समझने से शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से व्यवहार करने में मदद मिल सकती है। तो इस प्रकार जितने भी ये प्रकार हैं शिक्षक के, अगर हम उनको जान जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि छात्रों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार है तो छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए कि उन्हें और भी अधिक प्रभावी तरीके से क्या है, शिक्षण दिया जा सके। तो शिक्षक व्यवहार की अब हम बात करें, शिक्षक व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हम देखते हैं जब शिक्षक क्लास में जाता है तो वो क्या है कि अपनी शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कई तरीकों का यूज़ करता है जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो उस समय वो कुछ तकनीकों को यूज़ करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षक व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें। तो शिक्षक व्यवहार की तकनीकें वे तरीके हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के साथ अपने व्यवहार को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए करते हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य छात्रों को सीखने में मदद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करना है। जैसे सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो आत्मविश्लेषण। तो शिक्षकों को अपने व्यवहार का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जब शिक्षक क्लास में जाता है, पढ़ाता है, तो उसने वो खुद देखना चाहिए कि हाँ, मेरा जो पॉजिटिव फैक्टर है, कि मेरी जो ताकत है, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये मेरा ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट है, इससे बच्चों को और अच्छी से समझ में आ रहा है। या उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, वीकनेस क्या हैं, कि क्या चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए। तो उसे अपने व्यवहार का आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण। शिक्षकों को अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। तो शिक्षकों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए क्या है, एक लक्ष्य को निर्धारित कर देगा और उसको पाने के लिए वो पहले से ही क्या है, एक कार्य योजना बना लेगा जिस पे चल के वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तीसरा है संवेदनशीलता प्रशिक्षण। तो शिक्षकों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने छात्रों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझ सकें। जितना अगर शिक्षक संवेदनशील है तो वो हर बच्चे के साथ घुल मिल सकता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ सकता है। तो इसलिए उनको शिक्षकों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद अगर हम बात करें संचार कौशल प्रशिक्षण।
शिक्षकों को संचार कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको किस तरीके से अपने जो विद्यार्थी हैं उनके साथ क्या है संचार करना है, किस प्रकार से वो उनको और अच्छी तरीके से समझ सकता है, किस तरीके से वो उनसे बात करें। तो ये संचार कौशल प्रशिक्षण दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। व्यवहार परिवर्तन तकनीकें, शिक्षकों को व्यवहार परिवर्तन टेक्निक्स जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, ताकि वो क्या है जब हम शिक्षक को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उसे क्या है खुद ब खुद एक उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, जिसके द्वारा वो अपने लेक्चर को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। नियमित प्रतिक्रिया, शिक्षकों को नियमित प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए ताकि वे अपने व्यवहार परिवर्तन की प्रगति को एनालिसिस कर सकें या ट्रैक कर सकें। तो जो भी वो प्रोसेस करता है, जैसे उसने टीचिंग करी तो उसको तुरंत क्या है प्रतिक्रिया देने की, यहाँ पर आपका ये जो था अच्छा था, आपने यहाँ पर अच्छा किया, तो उसको हमेशा लगातार उसको क्या है उसके परिवर्तन की नियमित प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। उसके बाद समर्थन प्रणाली है, शिक्षकों को समर्थन प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि मेंटरशिप, कोचिंग और पीयर सपोर्ट। उससे क्या होगा कि शिक्षक के अंदर कि हाँ तुम इस तरीके से करो, मेंटरशिप दी जानी चाहिए, गाइडेंस कि हाँ तुम इस तरीके से पढ़ाओगे तो और अच्छा होगा, ठीक है, या कोचिंग उनको दी जानी चाहिए। उसके बाद आता है प्रशिक्षण और विकास। शिक्षकों को प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे अपने व्यवहार परिवर्तन की प्रगति को बनाए रख सकें। व्यवहार परिवर्तन की निगरानी, शिक्षकों के व्यवहार परिवर्तन की निगरानी की जानी चाहिए ताकि उनकी प्रगति को हम जज कर सकें, देख सकें। अंत में है पुरस्कार और मान्यता, शिक्षकों को उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरस्कार और मान्यता दी जानी चाहिए ताकि वे अपने प्रयासों को बनाए रख सकें। यदि शिक्षक जो है वो अच्छा उनका व्यवहार परिवर्तन है, वो और अच्छी तरीके से कर रहा है, उसके व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, तो उसके लिए उनको पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए और उसके लिए उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार परिवर्तन, अब शिक्षकों का व्यवहार परिवर्तन, शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आवश्यक है जिससे कि वे अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकें। अतः उन्हें शिक्षण के प्रमुख कौशलों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अपने शिक्षण को और अधिक कौशलपूर्ण तरीके से पूर्ण कर सकें। तो इन सब के साथ जो शिक्षण के लिए आवश्यक हैं, जो महत्वपूर्ण कुछ कौशल हैं जो शिक्षकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तो उनका जो ज्ञान होना शिक्षकों को अत्यंत आवश्यक है। तो आइए अब हम कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण कौशल होते क्या हैं, शिक्षण कौशलों का क्या अर्थ होता है। तो जब कोई एक शिक्षक कक्षा में आता है और शिक्षण कार्य करता है तो इस समय वह जो भी व्यवहार करता है, जैसा भी उसका बिहेवियर रहता है, तो उस शिक्षक का वह व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है तथा विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। तो अर्थात जब टीचिंग करने के लिए शिक्षक जाता है तो वो पहले क्या है व्याख्यान देता है, टीचिंग उस जो मेथड यूज़ करता है, अगर वो व्याख्यान कौशल दिखा रहा है, प्रस्तावना कौशल है, ठीक है, पुनर्वलन कौशल है, तो जब वो इन सब पे उनकी कमांड बन जाती, श्यामपट्ट कौशल है, तो जब इनका सामूहिक रूप में इन सब का यूज़ करता है तो उससे उसका जो शिक्षण है वो अत्यंत क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। तो ये जो शिक्षण कौशल में जितना ज़्यादा निपुण अगर शिक्षक है तो उसका शिक्षण भी क्या होगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इसके माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। जब किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, अर्थात जब किसी भी पीपल टीचर को, छात्राध्यापक को प्रशिक्षण के समय उसमें अनेकों प्रकार के कौशलों का विकास करके उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, तो जिसके द्वारा कक्ष में अध्ययन के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने में वो सक्षम हो सके। अर्थात किसी भी शिक्षक को जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो उससे क्या है, वो धीरे धीरे अनेक कौशलों का उसमें क्या होता है, विकास होता है, जिससे उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और वो किसी भी कठिनाई का सामना जब भी वो क्लास में जाता है, मेनली जब क्लास में शिक्षण करने के लिए जाता है, तो वो उन कठिनाइयों से बच जाता है। अब शिक्षण कौशल की परिभाषा,
क्लार्क के अनुसार सन 1970 में क्लार्क ने कौशल को परिभाषित करते हुए कहा था कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित हैं जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाए। कामिसार के अनुसार उन्होंने कहा था कि 1966 में कामिसार ने कहा था शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ किस तरीके से उसे प्रारंभ किया जाए, शिक्षण कौशल को प्रदर्शन कैसे उसमें हम प्रदर्शन कौशल को ला सकते हैं, किस तरीके से हम किस अंदाज में पढ़ाते हैं, किस मेथड को यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसकी पुष्टि करना, उसकी तुलना करना, व्याख्या करना, प्रश्न कौशल, ये सभी क्या हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी शिक्षण कौशल हैं वो शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो शिक्षण कौशलों की कुछ विशेषताएं हैं। शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण से शिक्षक व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, इसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं और शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। अब तो कुछ प्रमुख जो शिक्षण कौशल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण, कुछ जो मुख्य शिक्षण कौशल हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है प्रस्तावना कौशल, दूसरा है प्रश्नों की प्रवाहशीलता कौशल, तीसरा है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल और चौथा है व्याख्या कौशल, पांचवा है प्रबलन कौशल और 6 है श्यामपट्ट कौशल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्टरी स्किल जिसे हम कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम क्लास में जाते हैं, शिक्षक जब क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसको क्या है, प्रस्तावना बनानी है कि उसका जो बच्चों का, जो विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है उसको हम रिलेट करते हैं जो हमें पढ़ाना है उससे। तो इसलिए प्रस्तावना कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कौशलों का प्रयोग करता है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। छात्रों का ध्यान मूल पाठ की तरफ ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, उसके लिए जो हम नया पढ़ा रहे हैं उसके लिए वो जो भी भूमिका बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, जिससे छात्रों का ध्यान अधिक से अधिक मुख्य प्रकरण पर केंद्रित हो सके, जिसको हम पढ़ा रहे हैं उस पर केंद्रित हो सके। प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती है। ठीक है, इस कौशल में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। प्रस्तावना से बालक पाठ के अध्ययन में रुचि लेगा, अर्थात जब हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें और अधिक इंटरेस्ट लेता है। तो इस कौशल में अध्यापक छात्रों से प्रश्न कहकर, कहानी के द्वारा, किसी का उदाहरण देकर या निर्देशन से पाठ का सार या मंतव्य बता करके किसी भी तकनीक का, कथन का सहारा ले सकता है। इनमें 3 प्रकार के प्रश्नों का उपयोग भी करते हैं। जैसे पहला है प्रत्यास्मरण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब बालक पूर्व ज्ञान पर आधारित एवं आसानी से दे सके। कुछ ऐसे प्रश्न जिनको हम रिलेट कर रहे हैं, जो अभी हमें पढ़ाना है उससे संबंधित, जो उसका प्रत्यास्मरण की जो संबंधित हैं, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कि आंसर जो है बच्चा दे सके। उसके बाद दूसरे आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक ही पूछता है एवं स्वयं ही क्या करता है, जवाब देता है। तीसरा है आज्ञा पालन प्रश्न। अंतिम में वो प्रश्न पूछता है जब वो पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता है, जिसका बच्चे या तो हाँ कहते हैं या ना में उसका आंसर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञा पालन प्रश्न कहते हैं। अब उसके बाद आता है प्रश्नों की प्रवाहशीलता कौशल। शिक्षण के समय शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ्य वस्तु से संबंधित क्रम से जितने अधिक प्रश्न पूछता है उतना ही विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रश्न के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करता है, और अधिक क्या बनाता है, चिंतनशील बनाता है। जो वो सोचता है, प्रश्न पूछता है, तो बच्चों के दिमाग में भी कि हाँ ऐसा कैसे हुआ, तो इसलिए क्या है कि बहुत उसको चिंतन करने की प्रक्रिया में क्या होते हैं, थॉटफुल बनते हैं। उसके बाद जो दूसरा कौशल आता है वो है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विषय वस्तु के गहन अध्ययन एवं गहराई तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। यह एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थियों को नई खोज, नवीन जानकारी, कल्पना करने आदि के लिए प्रेरित करता है।
तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में जब बच्चे असमर्थता प्रकट करते हैं तो शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित आलोचनात्मक सजगता के लिए खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। अर्थात जब शिक्षक किसी चीज़ के बारे में बच्चों से पूछता है तो वो अगर बच्चे उसका आंसर नहीं देते तो हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे उस प्रश्न का आंसर दे सकें जो हमने उनसे पूछा है, उससे रिलेट करके। तो ये होता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल या लेक्चर स्किल जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब शिक्षक जाता है क्लास में तो अगर उसे कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो उसको क्या करता है कि वो कभी विवरण उसका वर्णन करना है तो किस प्रकार से वो उसकी व्याख्या करे, ठीक है, किस तरीके से उसको और अच्छी तरीके से बोधगम्य बना सके। तो इसको हम कहते हैं व्याख्या कौशल। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से तथ्य होते हैं, संप्रत्यय, नियम या सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनके क्या है अच्छी तरह से करने और बोधगम्य बनाने के लिए उनका व्याख्या करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दृष्टि से व्याख्या कौशल का अर्जन एक अध्यापक के लिए काफ़ी जरूरी है। तो व्याख्या कौशल को एक ऐसी तकनीक अथवा युक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, विचार या नियम को आप अच्छी तरीके से बोधगम्य बनाने के लिए परस्पर संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक कथनों को भली भांति उनकी सहायता हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल में क्या होता है कि सकारात्मक शब्दों व्यवहार के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया से किस प्रकार से हम उनको जोड़ सकते हैं सकारात्मक शब्दों के द्वारा, ठीक है, वह उनमें रुचि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है, गति आती है। तो ये कई तरीके के होते हैं पुनर्बलन। पहले हम बात करें तो पुनर्बलन क्या देने पर क्या होता है कि उनके अंदर क्या है रुचि उत्पन्न होती है, मोटिवेशन की भावना आती है, ठीक है, उनको और उससे ज़्यादा उसमें और अच्छी तरीके से काम करने को प्रेरणा मिलती है। तो पहला है सकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन का क्या होता है कि इसमें कोई भी घटना जो किसी उद्दीपन को वैसी ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ती है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसमें जब हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो हम उस कार्य को दोबारा करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, शिक्षक के द्वारा उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जिससे कि वो उस कार्य को दोबारा करने के लिए भी क्या है, तत्पर रहता है। अब है नकारात्मक पुनर्बलन। यदि घटना के समाप्त होने पर अनुक्रिया के नहीं होने की संभावना बढ़ती है तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं और हमने उसमें उसको प्रोत्साहन देने की, अगर उसने गलत काम किया है तो हम उसको क्या कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं करोगे, तुमने ये गलत कर दिया, हमने उसको, तो जब हम इस तरीके से उसके संग बिहेव करते हैं तो उसे क्या हम क्या कहते हैं, नकारात्मक, नेगेटिव पुनर्बलन। उससे क्या होता है कि वो जब उस घटना को दोबारा, क्योंकि वो डर जाता है, तो दोबारा से उसको करने के लिए वो तत्पर नहीं रहता है। शाब्दिक सकारात्मक, बालक के सही एवं संतोषजनक उत्तर देने पर अध्यापक के द्वारा उसी समय प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करना, जैसे अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, वेरी गुड। तो जब हम इन क्रियाओं को यूज़ करते हैं तो ये शाब्दिक सकारात्मक प्रबलन कहलाता है। अब उसके बाद सांकेतिक सकारात्मक प्रबलन क्या होता है, पुनर्बलन शिक्षक छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे सिर हिलाना, जैसे कहते हैं हाँ तुमने ठीक किया, वेरी गुड, या मुस्कुराना बालक को देखकर, बालक की पीठ थपथपाना, ये सब क्या है, सांकेतिक सकारात्मक पुनर्बलन है। अब उसके बाद है शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। तो बालकों के अशुद्ध या असंतोषजनक उत्तर या कार्य के लिए शिक्षक के द्वारा जब नेगेटिव शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गलत, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, इस तरीके के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या है, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इनके प्रयोग से विद्यार्थियों को ऐसा लगने लगता है कि अध्यापक कक्षा में उनकी आलोचना कर रहा है, तो अतः इस प्रकार के पुनर्बलन से बचना चाहिए, हमें ऐसे पुनर्बलन का यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन। बालक के गलत या असंतोषजनक कार्य पर
शिक्षक सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करता है, जैसे गुस्से से देखना, आंखें दिखाना, मतलब तो इस तरीके से क्या है, बालक घबरा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये जितने भी पुनर्बलन हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल, तो शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का विशेष महत्व है। कक्षा में श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र होता है। तो जब शिक्षक क्लास में जाता है तो श्यामपट्ट क्या है, उसमें श्यामपट्ट में पढ़ाता है, जिसे ब्लैक बोर्ड हम कहते हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है वो अध्यापक का मित्र होता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सही, प्रभावपूर्ण एवं समुन्नत बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकारों से स्वकौशल का प्रदर्शन श्यामपट्ट के माध्यम से करता है। उदाहरण के लिए कार्टून, चित्र, ग्राफ, समय सारणी आदि का श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराना। तो श्यामपट्ट पे कार्य करते समय शिक्षक को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि उसका जो लेखन है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए एवं सुंदर होना चाहिए। अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि सबको अच्छी तरीके से दिख सके। लिखने का एक क्रम होना चाहिए। श्यामपट्ट का उचित प्रयोग आवश्यक है। श्यामपट्ट के सामने खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि एक साइड से खड़े होकर के पढ़ाना चाहिए और पॉइंटर का यूज़ करना चाहिए, और कक्षा की समाप्ति पर श्यामपट्ट को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री का प्रयोग। शिक्षक कार्य को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी हम ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करते हैं वो क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण। उससे क्या है, हम और अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके साथ ही साथ गृह कार्य देना भी एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने में सहायता मिलती है। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से गृह कार्य देना भी एक कुशल अध्यापक का कार्य होता है। तो शिक्षक व्यवहार परिवर्तन से संबंधित अन्य तकनीकें। तो आज के इस व्याख्यान में आपने शिक्षक व्यवहार का अर्थ, शिक्षक व्यवहार परिवर्तन की तकनीक, शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षक कौशलों के वर्गीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करी। आने वाले इसके बाद जो वीडियो व्याख्यान होगा तो उसमें आप शिक्षक व्यवहार परिवर्तन की अन्य तकनीकें जैसे सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण और अनुदेशित शिक्षक का जो अनुभव होता है स्कूलों के प्रति, उन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने आज के इस वीडियो व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना होगा और उससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।